हाय गाइस, व्हाट्स अप। दिस इज़ राधिका एंड वेलकम टू BLED.in। गाइस, ये है हमारा लेक्चर 4। इसके पहले 3 लेक्चर्स हो चुके हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेके। आई होप वो आपको समझ में आएंगे। यहाँ पर हम लेक्चर 4 में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की बात करते हैं, जिसे हम आनुवांशिकता और पर्यावरण कहते हैं। देखेंगे कि कैसे ये दोनों फैक्टर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे हेरिडिटी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनवायरनमेंट का पूरा लेक्चर देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे कि हेरिडिटी आनुवांशिकता होती क्या है। तो बेसिकली हेरिडिटी को हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स के अंदर, जो कि एक ऐसा डिसिप्लिन है या फिर एक प्रोसेस है जिसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे जीन्स का ट्रांसफ़र होता है हमारे पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में, या हमारे पेरेंट्स या फोर फादर्स से कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे अंदर आते हैं वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। दिस इज़ व्हाट इज़ बेसिकली जेनेटिक्स, जिसमें हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं। हेरिडिटी क्या है? एक बेसिस है हमारे डेवलपमेंट का, हमारे ह्यूमन पर्सनैलिटी का। हेरिडिटी इज़ व्हाट अ पर्सन इज़ बॉर्न विद। हेरिडिटी सबसे पहली चीज़ होती है हमारे डेवलपमेंट में स्टार्ट होने में, जब आनुवांशिकता या फिर इस प्रोसेस के थ्रू जब ट्रेड्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हमें हमारे पेरेंट्स के द्वारा मिलते हैं, उसके बाद एक सिंगल सेल के थ्रू हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ये सब डिटरमाइन करता है थ्रू जेनेटिक्स या हेरिडिटी, जिसे हम आनुवांशिकता कहते हैं। या ऑल द क्वालिटीज़ दैट अ चाइल्ड हैज़ इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। ऐसी सारी क्वालिटीज़ या ऐसे सारे कैरेक्टर्स, ऐसे सारे ट्रेड्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, उनके फर्टिलाइजेशन के बाद जब फॉर्मेशन होता है एक सिंगल सेल का, उसमें हमारे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइंड होते हैं या डिटरमाइंड होते हैं, जिससे कि आगे की डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है। जब यूनियन होता है मेल जर्म सेल का, जिसे हम स्पर्म कहते हैं, और फीमेल जर्म सेल का, जिसे हम ओवा या एग सेल कहते हैं, जब वो यूनियन होते हैं या यूनाइट होते हैं, उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब वो एक फर्टिलाइज्ड एग बनता है, जिसको हम जाइगोट कहते हैं, जहाँ से फिर हमारा फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। जो जाइगोट होता है उसमें टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें कि 23 क्रोमोसोम्स हमें मेल जर्म सेल से मिलते हैं और 23 क्रोमोसोम हमें फीमेल जर्म सेल से मिलते हैं। जब इनका यूनियन होता है या जब ये यूनाइट करते हैं, तब ये टोटल 46 क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो इनको हम कहते हैं 23 पेयर्स। 23 पेयर्स इसलिए क्योंकि एक पेयर में 2 क्रोमोसोम होते हैं, जो कि हमें आधे मिलते हैं फादर से और आधे मिलते हैं हमें मदर से। जब वो एक फर्टिलाइज्ड एग बनता है, उसके बाद वो जाइगोट बनाता है, उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, और प्रत्येक क्रोमोसोम में, सिंगल एक क्रोमोसोम में 100 से लेकर 1000 तक जीन्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर आते हैं, हाफ फ्रॉम फादर एंड हाफ फ्रॉम मेल मदर। आगे हम इसको समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी में। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी डेफिनेशंस ऑफ हेरिडिटी बाय डिफरेंट ऑथर्स। गाइज, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टॉपिक आता है या क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ हेरिडिटी, तो उसमें आपको हेरिडिटी के बारे में एक पैराग्राफ समझाना पड़ेगा। उसके बाद आपको डेफिनेशंस ज़रूर लिखनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर्स। तो आप इनको प्लीज़ एज इट इज़ याद करके जाइएगा और मैक्सिमम डेफिनेशंस लिखने की कोशिश करें। शॉर्ट में 4 से 5, और जो लॉन्ग हमारा क्वेश्चन आता है उसमें 8 से 9 एटलीस्ट। तो हम पहले डेफिनेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू जेम्स ड्रोवर। हेरिडिटी इज़ अ ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसा हमने अभी पढ़ा कि हेरिडिटी आनुवांशिकता क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रांसफ़र ऑफ जीन हमारे पेरेंट्स, हमारे फोर फादर्स से हम में, और हम आगे अपनी जनरेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। अकॉर्डिंग टू H.A. Peterson, हेरिडिटी में बी डिफाइंड एज व्हाट वंस गेट फ्रॉम हिज एंसेस्ट्रल स्टॉक थ्रू हिज पेरेंट्स। जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है, हमारे एंसेस्टर्स फोर फादर्स से मिलता है, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू रुथ बैंडेड, इट इज़ अ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। अकॉर्डिंग टू B.N. झा, इट इज़ अ सम टोटल ऑफ इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेड्स। नेक्स्ट R. S. वुडवर्ड के द्वारा
Heredity covers all the factors that are present in the individual when he begins life, not at birth but at the time of conception about 9 months before birth. तो जी हाँ, ये बर्थ से पहले ही जब एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन होता है तब से ही हमारी हेरिडिटी काम करना शुरू कर देती है. जो जीन्स होते हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आफ्टर यूनियन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं उसी के थ्रू डिटरमाइन होता है कि हमारा आगे का डेवलपमेंट कैसा होगा. तो ये बर्थ से पहले ही एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन ही स्टार्ट हो जाता है. O.B. Douglas and F.B. Holland once heredity consists of all the structures, physical characteristics, functions or capacities derived from parents, other ancestries or species. तो हेरिडिटी क्या है? हर चीज़ को वो डिटरमाइन करती है, चाहे वो आपके बॉडी का स्ट्रक्चर हो, चाहे वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में हो, चाहे हमारा अपीयरेंस को लेकर हो, हर चीज़ को लेकर हेरिडिटी डिटरमाइन करती है. According to J.A. Thompson, heredity is mainly a convenient term for the genetic relationship between successive generation, जिसमें हमने जाना था कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये ट्रांसफ़र होता है. जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने हमारे पेरेंट्स से मिले हैं और आप आगे अपने बच्चों को वही देंगे. P. Gisbert, every act of generation in nature is a transmission by the parents to their offspring of a certain characteristics, biological or psychological. The complex of the characteristics thus transmit is known by the name of heredity, जैसा कि हमने अभी देखा है. नेक्स्ट इज यहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी, कि आनुवांशिकता की क्या प्रक्रिया है और इसके द्वारा कैसे हमारे विकास पर प्रभाव पड़ता है, कैसे ही हमारे विकास पर या डेवलपमेंट पर प्रभाव डालती है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे डेवलपमेंट में, तो हम इसमें देखेंगे. तो जैसा कि अभी हमने जाना, सम ऑफ टोटल ऑफ द ट्रेड्स पोटेंशियली प्रेजेंट इन द फर्टिलाइज्ड ओवम. तो यहाँ पर फर्टिलाइज्ड ओवम की बात आप ये समझिए कि आपका जो पूरा नरिशमेंट होता है वो मदर की वूम में होता है. ठीक है, जब मेल स्पर्म एंड फीमेल ओवा का फर्टिलाइजेशन होता है या यूनियन होता है, उसके बाद जो एग सेल बनता है उसके थ्रू ही आप डेवलप होना स्टार्ट होते हैं. तो उसको एट द टाइम जब वो फर्टिलाइज हो जाता है तो हम उसको कहते हैं फर्टिलाइज्ड ओवम. और जब वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं 23, जो कंटेन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक जो हमें मिल गए हैं, अब जो फाइनली अब डिसाइड हो चुके हैं कि कैसे आगे का प्रोसेस होगा हमारे डेवलपमेंट का, या कैसे एक बच्चा डेवलप करेगा ओवम, जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसके थ्रू, और जो कैरेक्टरिस्टिक उसको अब मिल गए हैं उसके अकॉर्डिंग आगे के उसका डेवलपमेंट चलेगा. तो इसका मतलब यहाँ पर यही है कि जो भी आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमको कैरेक्टरिस्टिक्स मिल चुके हैं उसके थ्रू ही हमारा डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा. द ओरिजिन ऑफ एवरी ह्यूमन लाइफ कैन बी ट्रेस्ड टू अ सिंगल सेल. एक सिंगल सेल जो कि जाइगोट होता है, उससे हमारे जीवन की शुरुआत होती है. व्हेन अ स्पर्म यूनाइट विद एन ओवम, जाइगोट इज फॉर्म. जैसा हमने पढ़ा, द डिस्चार्ज ऑफ ओवम टेक्स प्लेस फर्स्ट इन द फैलोपियन ट्यूब एंड देन इन द वोम. तो पहले जब फर्टिलाइज्ड ओवम होता है तो पहले वो फैलोपियन ट्यूब में आता है, आगे हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे, और फिर वो वूम में आता है, मदर की वूम में आता है. उसके बाद उसका डेवलपमेंट चालू हो जाता है जहाँ पर उसको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है अपना डेवलप होने के लिए. देयर इट इज़ अ फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म. द जीन्स विच आर द कैरियर ऑफ डिस्टिंक्टिव ट्रेड्स आर ऑलवेज प्रेजेंट बोथ इन द स्पर्म एंड ओवम. तो यहाँ पर एक लाइन ये है कि जो जीन्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे अंदर आएंगे, वो बोथ इन मेल, हमारे फादर एंड मदर, मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं. ठीक है, इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड above that in the germ cell of the parent there are definite quantities which unite and determine the traits of offspring. The quantities determine, तो क्वांटिटीज़ वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जो हर चीज़ बताते हैं, जैसे कि बच्चा टॉल होगा या शॉर्ट होगा, ब्लैक होगा कि वाइट होगा, उसके कलर, उसके हेयर्स का कलर क्या होगा, ग्रे होगा, ब्लैक होगा, तो आइज़ का कलर क्या होगा, ब्लैक होगा, ब्लू होगा. तो हर एक चीज़ हेरिडिटी के थ्रू डिटरमाइन होती है. तो
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायग्राम, जिसमें ये है हमारा एग सेल बीच में और इस साइड से है स्पर्म। तो ये है फर्टिलाइजेशन का एक डायग्राम, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे ये यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद एक जो फर्टिलाइज्ड ओवम बनता है, इनके फर्टिलाइजेशन के बाद तब हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं डायग्राम, दिस इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बीच वाला ये जो पार्ट है, जो यहाँ यूट्रस लिखा है, इसको ही हम वूम कहते हैं, जहाँ पर हमारा फर्टिलाइज्ड ओवम आता है और यहीं से जाइगोट, जो फर्टिलाइज्ड ओवम जिसको हम जाइगोट कहते हैं, वो यहाँ आता है और यहीं से फिर हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, जिसे हम मदर्स वूम कहते हैं। यहाँ राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं ओवम, जो कि फीमेल एग होता है, और यहाँ ये आप जो ऐसा ट्यूब सा देख रहे हैं, दिस इज़ फैलोपियन ट्यूब। यहीं पर ही स्पर्म एंड ओवम फ्यूज़ होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, और फिर इस ट्यूब के थ्रू जब फर्टिलाइज्ड ओवम यहाँ से मूव करता है और यहाँ बीच वाले पार्ट में जहाँ यूट्रस लिखा है वहाँ पर आता है और यहाँ से हमारा डेवलपमेंट चालू हो जाता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज टेंडेंसी टुवर्ड्स द सर्टेन स्ट्रक्चर्स इंक्लूड द फॉलोइंग बिहेवियर्स। इसका मतलब ये है कि हेरिडिटी क्या क्या चीज़ों को डिटरमाइन करती है, क्या क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स हैं जो हेरिडिटी बताती है, या जो भी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अब आगे शेप लेंगे हमारे डेवलपमेंट में। तो वो क्या हो सकता है, हमारा सर्टेन बॉडी हाइट, बॉडी वेट हो सकती है, हमारा स्किन कैसी होगी, हमारा हेयर टेक्सचर कैसा होगा, कलर ऑफ द आईज का शेप, नोज़ का शेप, ईयर का शेप, हेड का शेप। तो आप समझ सकते हैं कि एक एक चीज़, हमारा अपीयरेंस पूरा हेरिडिटी पर बेस्ड होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर में से साइज ऑफ द हार्ट एंड लंग्स इन प्रोपोर्शन टू द बॉडी, डिटरमाइनिंग द कैपेसिटी ऑफ द प्रोलॉन्ग फिजिकल एफर्ट्स। मतलब एक एक चीज़, चाहे वो एक्सटर्नली हो चाहे वो इंटरनली हो, हर चीज़ आनुवांशिकता के थ्रू ही डिटरमाइन होती है। अ टेंडेंसी टुवर्ड्स जनरल बॉडी टाइप के, हमारा स्केलेटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारा प्रोपोर्शन कैसा होगा, हम स्किनी होंगे, फैटी होंगे, हमारे मसल टिश्यू, हमारे हाथ की लंबाई, हमारे पैर की लंबाई। तो आप समझ सकते हैं एक एक चीज़ हेरिडिटी डिटरमाइन करती है। नेक्स्ट इज फिजिकल और हमारा इमोशनल ट्रेट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि अगर हम फिजिकली बात करें कि फिजिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो हर वो चीज़, सारा आपका अपीयरेंस, आपकी हाइट, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, शेप ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हार्ट ट्रबल, डायबिटीज़, बाल्डनेस, अस्थमा एक्सेट्रा, जो भी हेरिडेटरी डिजीज़ेज होती हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती हैं, तो ये डिजीज़ेस भी हेरिडिटी के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाती हैं। अगर आपके पेरेंट्स को ऐसी कोई डिजीज़ है जो कि हेरिडेटरी वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चली आ रही है, तो वो बहुत हद तक प्रोबेबिलिटी होती है कि वो आपके अंदर भी आए, और आपके अंदर भी अगर वो डिजीज़ है तो आप भी वो फर्दर अपनी आगे वाली जनरेशन में उसको ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट इज़ मेंटल ट्रेट, मेंटली और इमोशनली भी ये ट्रेट इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि आपकी इंटेलिजेंस को बताते हैं, आपकी बुद्धि, आपकी मेमोरी पावर, आपका इंटरेस्ट, टैलेंट, म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर, इवन behaviors like cruel nature, cool headed nature, some all these come under these traits। तो यहाँ तक कि मेंटल ट्रेट्स तक बताते हैं। आपने देखा होगा बहुत प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि किसी के पेरेंट्स अगर म्यूज़िक या डांस एक्सेट्रा में इंटरेस्टेड होते हैं, या फिर वो हमेशा से इसमें इंटरेस्ट लेते आए हैं, या और उनका फील्ड ही ऐसा है, तो प्रोबेबली काफ़ी ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है कि उनके बच्चे भी उसी फील्ड में इंटरेस्ट लें या उनको भी इसी फील्ड में वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक फैक्टर और है, एनवायरनमेंट, जो कि इस पर हावी होता है, या फिर हावी ना कहें तो बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है हेरिडिटी को। सिर्फ हेरिडिटी से ही डेवलपमेंट अगर हम कहें प्रॉपर होगा तो नहीं होगा, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट भी हमें चाहिए, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में जानेंगे कि एनवायरनमेंट भी कैसे इम्पॉर्टेंट होता है। हेरिडिटी के साथ साथ ये दोनों एक साथ ज़रूरी हैं। तो इवन ये हमारे इंटरेस्ट भी
इसके साथ डिटरमाइन करते हैं, या हमारे बिहेवियर भी अगर आप देख सकते हैं कि पेरेंट्स का बिहेवियर बहुत क्रूअल है या पेरेंट्स का बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो उस हिसाब से उनके बच्चे का भी बिहेवियर अफेक्ट करता है या फिर उसी तरह से हो जाता है। तो नेक्स्ट इज़, यहाँ पर हम सेक्स डिटर्मिनेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे कि जो हमारा फर्टिलाइज्ड ओवम होता है उसमें 23 क्रोमोसोम के पेयर होते हैं। तो उसमें से जो 22 पेयर होते हैं वो तो ये बताते हैं कि कैसा हमारा फिजिकल अपीयरेंस होगा, हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर और बाकी सारे इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड्स के बारे में बात करता है। लेकिन जो 23rd पेयर है वो ये डिटरमाइन करता है कि जो बच्चा है उसका सेक्स क्या होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन अगर कोई पूछे तो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम ये डिटरमाइन करेगा कि जो भी फ्यूचर ऑफस्प्रिंग होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो कैसे देखते हैं। तो जो हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन इज डिपेंडेंट ऑन क्रोमोसोम, बिल्कुल क्रोमोसोम पर ही डिपेंडेंट है। अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज एक्सक्लूसिवली एक्टिव इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। जी हाँ, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ही बताते हैं, मतलब वही डिटरमाइन करते हैं सेक्स को भी। एवरी वुमन हैज़ अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम फॉर दिस पर्पस। तो जो क्रोमोसोम होते हैं वुमेन में वो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, वहीं मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। तो जिसमें कि Y chromosome is very small when the fertilization takes place, and if the sperm and the ovum combine to form a pair of only X chromosome, then a female child is born. अब जैसे एक तरफ अपन फीमेल के क्रोमोसोम लेते हैं X और एक तरफ अपन रखते हैं मेल के क्रोमोसोम हैं X और Y। जब इनका फर्टिलाइजेशन हुआ तब अगर हम फीमेल का X वाला उठा लें और मेल का यहाँ से भी X वाला उठा लें तो X और X मिल गए, जो कि एक फ़ीमेल को डिटरमाइन करते हैं, जो कि बताते हैं कि एक्स अगर मिले तो फीमेल होगी। और अगर दूसरा केस अपन देखें तो फीमेल के तो एक्स ही हैं, तो एक और एक्स यहाँ पर आया, लेकिन मेल में से इस बार वाई वाला आ गया, तो पेयर क्या बना, एक्स और वाई का। तो इससे क्या होगा, मेल चाइल्ड इज़ बॉर्न। तो जब भी एक्स का पेयर बनेगा तब एक फीमेल चाइल्ड को वो रिप्रेजेंट करता है, और जब एक्स और वाई का पेयर बनता है तब वो मेल चाइल्ड को डिपेंड करता है, मेल चाइल्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रोमोसोम्स मेल में होते हैं वही डिटरमाइन करते हैं सेक्स, उस पर वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए क्योंकि उसमें वाई पेयर होता है। फीमेल में तो एक्स ही है, जितनी बार भी आएगा एक्स ही आएगा, लेकिन अगर मेल में से वाई वाला आ गया तो वहाँ पर मेल चाइल्ड हो जाएगा, और अगर एक्स वाला आ गया तो फीमेल गर्ल चाइल्ड पैदा होगी। ठीक है, तो दिस शोज दैट इन द सेक्स डिटर्मिनेशन द क्रोमोसोम ऑफ मैन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इस तरह से मैन का क्रोमोसोम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही बताएगा कि किस तरह की पेयरिंग होगी। अगर एक्स आएगा तो गर्ल चाइल्ड और अगर वाई आएगा तो बॉय चाइल्ड। नेक्स्ट इज, यहाँ पर हम एक केस स्टडी की बात करते हैं, या फिर हम एक एग्जाम्पल की तरह बात करते हैं कि कैसे हेरिडिटी काम करती है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल की तरह देखेंगे, डेविड इज़ अ ग्रेट मैथमेटिशियन एंड अ पियानो प्लेयर एंड हिज वाइफ मेघना इज़ एन इंटरनेशनली पॉपुलर हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर्स। तो यहाँ पर पेरेंट्स की बात हो रही है, फादर इज़ डेविड एंड मदर इज़ मेघना। तो यहाँ पर इनके इंटरेस्ट की बात हो रही है कि जो डेविड है वो ग्रेट मैथमेटिशियन है और वो पियानो प्लेयर है, और जो मेघना है वो क्लासिकल सिंगर है। दे हैव 2 चिल्ड्रन, उनके 2 बच्चे हैं। द सन आर्यन हु इज़ 15 ईयर ओल्ड इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ साइंस एंड मैथ्स। ही इज़ इंटरेस्टेड इन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। ही हैज़ ऑलरेडी won several national level championship in music. They have a daughter Christina who is 12 years old. She is much interested in music and English literature. Both the children are excellent in school studies that score above 95% in all their school subjects. तो यहाँ पर बेसिकली बात ये हो रही है कि जो पेरेंट्स हैं उनकी सर्टेन फील्ड्स हैं जहाँ पर वो इंटरेस्टेड हैं या फिर वो अपना टैलेंट उस फील्ड में दिखा रहे हैं। तो उनके जो 2 बच्चे हैं वो भी प्रोबेबिलिटी ये दिख रही है कि वो भी, उनके दोनों ही बच्चे उसी फील्ड से इंटरेस्टेड हैं जिससे पेरेंट्स बिलोंग करते हैं। तो ये शो करता है कि हाउ हेरिडिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in determining the interest of
दी ऑफ स्प्रिंग। तो जो पेरेंट्स के इंटरेस्ट हैं वही बच्चों में भी आए कहीं ना कहीं। तो जो उनको हेरिडिटी से ट्रांसफ़र हुए हैं, तो ये कितना बड़ा रोल प्ले करती है हेरिडिटी हमारे इंटरेस्ट में, इवन हमारे बॉडी पार्ट्स में, इंटरनल एक्सटर्नल, इवन हमारे एकेडमिक्स एंड नॉन एकेडमिक्स एरिया से भी। ओके, सो गाइस, दिस वॉज अ टुडेज लेक्चर ऑन हेरिडिटी, जहाँ पर हमने आनुवांशिकता के बारे में मैक्सिमम पॉइंट्स डिस्कस किए जो कि हमारे सिलेबस में, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द BLED सिलेबस जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट का है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद हम हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हम क्वेश्चन पेपर भी लेके आएंगे 2011 का, आपको दिखाएंगे किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसका प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर भी आप अपने नोट्स बनाते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स एक खुशखबरी है, आप लोगों के लिए भी अलग से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो आप लोग उनको देखिए, आप वहाँ पर जुड़िएगा। बाल विकास की टोटली हिंदी में लेक्चर्स होंगे, यहाँ पर मैं इंग्लिश में ले रही हूँ, हिंदी में भी होंगे, तो डोंट वरी, दोनों मीडियम स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस आएंगी। सो इस लेक्चर के रिगार्डिंग या पिछले लेक्चर्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो आप हमको ईमेल कर सकती हैं BLEDnotes@gmail.com पे, नहीं तो नीचे मैसेंजर की लिंक लगी है, आप वहाँ पर भी डाउट्स अपने पोस्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द बुक्स फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट, ये ई बुक है और हमारा पेपर बैक है टेक्स्ट बुक। इफ़ एनीबडी वांट्स तो आप मुझे नीचे मैसेंजर की लिंक पर बता सकते हैं। इस टेक्स्ट बुक में पूरा सिलेबस इन इंग्लिश मीडियम कवर किया गया है फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट BLED फर्स्ट ईयर के लिए। नीचे लिंक्स लगा दी गई हैं गाइस। सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, जिससे आपको सारे वीडियोस मिलते रहें ऑन टाइम, एंड प्रेस ऑन द नोटिफिकेशन बेल एज वेल। Okay, so bye, tata, take care, all the best.